अच्छा, भारत का संविधान जरूर अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जिस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त हो रखी है वो जाननी बहुत जरूरी है। उसको जाने बिना आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। और संविधान सभा की संपूर्ण बहस तो खैर मेरे हाथ में है ही है। मयंक बाबू, थोड़ा यूट्यूब के मैसेज भी मुझे दिख जाना चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 नवंबर 1948, आप देख सकते हैं 29 नवंबर 1948 को वार जो है वो सोमवार है, वहां पर वार सोमवार है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट। आज देखिए एजेंडा में क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला लिखा हुआ प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। एक लंबे समय बाद में आप देखेंगे कि संविधान सभा में कुछ लोग नए आएंगे। इतने दिन से हम लोग देख रहे हैं कि संविधान सभा में कोई नया सदस्य नहीं आ रहा है, लेकिन आज संविधान सभा में नया सदस्य आएगा और एजेंडा में ये लिखा हुआ है प्रतिज्ञा ग्रहण करना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना। जो मेरे मित्र यूट्यूब पर और जूम पर जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज विशेष खबर है। आज संविधान सभा में राजस्थान से कौन सदस्य आ रहा है जो पहली बार संविधान सभा में आ रहा है, उसकी बैठकों में भाग ले रहा है। कई बार मुझसे मित्र लोगों ने यह प्रश्न पूछा कि सर राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कोई कहता है 12, कोई कहता है 13, कोई 15, कोई 18। तो याद रखिएगा राजस्थान से संविधान सभा में अलग अलग समय पर सदस्यों को सदस्य बनने का मौका मिला था। आज आप देख लेना, आपके सामने रखूंगा मैं। इसके बाद में भविष्य के कार्यक्रम के संदर्भ में संविधान सभा के उपाध्यक्ष एक स्टेटमेंट देंगे, यानी संविधान सभा कितने दिन तक चलेगी इसके बारे में एक स्टेटमेंट आएगा। इसके बाद में संविधान के मसौदे पर चर्चा की जाएगी, 8 पर चर्चा की जाएगी। आप एक बात देखेंगे, गैप के बाद में वापस लिखा हुआ है प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। आप कहेंगे ऐसे कैसे, अभी चर्चा करेंगे। इसलिए आज की चर्चा बड़ी रोचक है। यूट्यूब के सभी साथियों को मैंने सुप्रभात कह दिया, गुड मॉर्निंग कह दिया, अब इस चर्चा पे आ जाइए। सर जूम का लिंक नहीं, आज जूम का लिंक वही है मेरे भाई। जूम का लिंक जो 4 नवंबर से जो शुरू हुआ वही लिंक 8 जनवरी 2024 तक रहने वाला है। इसके बाद में आगे संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा की जाएगी। तो आज कई सारी महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, राजस्थान से संविधान सभा में कौन पहली बार मेंबर बनकर आ रहा है, आज उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 2, आज 2 टुकड़ों में लिखा हुआ है प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा ग्रहण करना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना। और एक और बात बताऊं आपको, अपना संविधान सभा का ये जो सत्र पर जो हूबहू जो चर्चा हो रही है वो कितने बजे शुरू हो रही है जरा बताइए? 7:30, राइट? 7:30 मतलब 7:30। और ईश्वर की अभी तक इतनी कृपा रही है कि पहले दिन जब मैं बीकानेर से था उस दिन शायद 3 या 4 मिनट लेट हुआ, क्योंकि वो बीकानेर था, मेरी जगह नहीं थी। बाकी ईश्वर की कृपा से हम बहुत सही समय पर शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा संविधान सभा में भी 10 मिनट लेट शुरू हुए हैं। आपको बताया गया था, जूम और यूट्यूब वाले साथी जानेंगे आज क्या होगा। एक और रोचक बात होगी, उसकी भी जानकारी आपको बताई जाएगी। जरा देखिएगा किस तरह से शुरू हो रहा है। भारतीय विधानसभा सोमवार तारीख 29 1948 संविधान सभा की बैठक प्रातः 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय यानी डॉक्टर HC मुखर्जी अध्यक्ष के पद पर बैठे, ऐसा आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। देख लीजिए राजस्थान वासियों, बहुत ढंग से देख लीजिए आज संविधान सभा में कौन मेंबर बनकर आ रहा है? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह जी मेहता जो कि संयुक्त राज्य राजस्थान से हैं, वो संविधान सभा के पहली बार मेंबर बनकर आ रहे हैं। बलवंत सिंह जी मेहता न केवल प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे बल्कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करेंगे। बहुत ध्यान से रखिएगा, बलवंत सिंह मेहता 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा के मेंबर बनकर आए थे। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि कभी प्रश्न बनेगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो राजस्थान का इनमें से कौन से सदस्य ने भाग लिया? किसी ने भाग नहीं लिया, क्योंकि देशी रियासतों की ओर से कोई सदस्य पहले अधिवेशन में नहीं आया। आप लोगों को पहले के अधिवेशनों में यह बताया गया लगातार कि चौथे अधिवेशन से ही संविधान सभा में देशी रियासतों के मेंबर आने लगे। पहली बार राजस्थान से कौन कौन आए इसके बारे में भी बताया। कभी यह भी आ सकता है कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जब बैठक हुई उस दिन राजस्थान से संविधान सभा में कौन मेंबर थे? तो ध्यान रखिएगा बलवंत सिंह जी मेहता नहीं थे, क्योंकि बलवंत सिंह जी मेहता तो आज आ रहे मतलब 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा के मेंबर बन रहे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे।
ऐसे ही तो प्रश्न पूछे जाएंगे अब आगे आने वाले समय में। यूट्यूब वालों क्या सोचते हो आप? चलिए आगे चलिए। भविष्य के कार्यक्रम के संदर्भ में वक्तव्य क्या कह रहे हैं? इंस्टाग्राम पर कल वाला लिंक है, अपडेट नहीं किया। मैंने कर दिया अपडेट कर दिया भाई। प्रोफाइल पे लिंक जो दे रखा है उससे आप जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपडेट कर दिया है। भविष्य के कार्यक्रम के संदर्भ में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। संविधान सभा का यह सत्र कितने दिनों तक चलेगा उसके बारे में वो कुछ कह रहे हैं, जरा देखिए। अनुच्छेद 8 पर वाद अनुवाद प्रारंभ करने से पहले अभी के संदर्भ में अभी इस विषय को उपस्थित नहीं किया जा रहा है। मैं सभा को कुछ कहना चाहता हूं। हम कल से संध्या के 3 बजे से 8 बजे तक सत्र में रहेंगे। लो भाई, थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी कि साहब टाइम बहुत लग रहा है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है। तो कुछ ने कहा सुबह सुबह क्यों बैठते हो, शाम को क्यों नहीं बैठते हो? कुछ ने कहा 10 बजे बैठक क्यों स्टार्ट करते हो, 9 बजे क्यों नहीं करते हो? तो लो क्या कह रहे हैं डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, कल से संध्या के 3 बजे से 8 बजे तक हम सत्र में रहेंगे। यद्यपि ये निर्णय रस्मी तौर पर नहीं किया गया, मुझसे कई सदस्यों ने यह कहा कि यह व्यवस्था कई कारणों से असुविधाजनक होगी, इसलिए कल से हम प्रातः 9:30 बजे मिलेंगे और 1:30 बजे तक कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार हम प्रतिदिन 4 घंटे काम करेंगे। अब तक हम 10 से लगाकर 1 बजे तक काम कर रहे थे। अब हम कल से 9:30 से लगाकर 1:30 बजे तक, यानी आधा घंटा सुबह का बढ़ा दिया, आधा घंटा दोपहर का बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर रोजाना बैठक कितने घंटे होगी? 4 घंटे होगी। दूसरी बात जो मैं सभा में कहना चाहता हूं वो ये है कि हम 13 दिसंबर तक सत्र में रहेंगे और फिर सत्र अवसान हो जाएगा, यानी हमारी बैठक 13 दिसंबर तक चलेगी। अभी फिलहाल वो ऐसा कह रहे हैं, जबकि हमको पता है कि 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा का यह सत्र चला था। इसके उपरांत हम फिर 27 दिसंबर को वापस मिलेंगे। ठीक समय के बाद आपको विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, आपको पूरी बात मालूम पड़ जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 8 पर चर्चा प्रारंभ हुई। संविधान का अनुच्छेद 8, आज का 8 नहीं, उस समय का 8, उस समय का 8, वर्तमान का कौन सा अनुच्छेद है अभी चर्चा करेंगे। क्या कोई माननीय सदस्य अनुच्छेद 8 पर बोलना चाहते हैं? यदि कोई नहीं बोलना चाहते हैं तो फिर उसे मतदान के लिए उपस्थित करना चाहता हूं। जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं, इसी बीच में हृदयनाथ कुंजरू जी एक बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, सभा के लिए आवश्यक सदस्य संख्या उपस्थित नहीं है, यानी संविधान सभा में कोरम पूरा नहीं था। 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा की जैसे ही 10 बजे बैठक प्रारंभ हुई, कुछ शब्द संविधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय ने बोले। हृदयनाथ जी कुंजरू कह गए, सर अभी पूरी बैठक में जितने लोग होने चाहिए उतने लोग नहीं है, कोरम नहीं है, और कोरम नहीं है तो हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। श्रीमान जरा देख लीजिए, मैं कार्यवाही रोकना नहीं चाहता, परंतु इस प्रकार की सभा में हम नियम के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। हमारा एक कोरम है और वो कोरम भी पूरा नहीं हो रहा है, तो हम चर्चा कैसे कर सकते? कोई भी औपचारिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। फिर क्या होता है? घंटियां बजाई, अरे आ जाओ भाई आ जाओ, कोरम पूरा करो। संविधान सभा के सारे मेंबर्स घंटी बजा बजा कर बुलाई कि बाहर कहीं खड़े हो तो अंदर आ जाओ। सभा के सदस्य आवश्यक संख्या में उपस्थित नहीं थे। उपाध्यक्ष, सभा पौन घंटे के लिए स्थगित की जाती है और 45 मिनट के लिए सभा स्थगित कर दी गई, क्योंकि संविधान सभा में जितना कोरम होना चाहिए था उतना कोरम नहीं था। तो मेरी बहन पूछ रही है कि संविधान सभा की सेकंड बैठक कब हुई? अरे मेरी बहन, मेरा निवेदन है कि एक बार हमारे इस YouTube पर, जिस YouTube चैनल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस पर जाकर आप संविधान सभा के विभिन्न सत्र देखिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, सब मिल जाएगा आपको। 9 दिसंबर 19, ये क्या बहुत छोटा सवाल है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ, 9 से लगाकर 23 दिसंबर तक चला। ये सब हमारे ऑलरेडी उपलब्ध है। 9 दिसंबर को क्या हुआ, 10 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को क्या हुआ, 12 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर को क्या हुआ, सब कुछ हमने उपलब्ध करवाया। मिनट टू मिनट हूबहू चर्चा का हम दावा कर रहे हैं, इसलिए अभी ऐसा प्रश्न मत पूछिए। फिर 45 मिनट के लिए सभा स्थगित हो गई। इसके बाद सभा 10:25 के लिए स्थगित हो गई।
10:25 लिख दिया, जबकि क्या लिखना चाहिए था 10:45, यानी पौन घंटा तो 45 मिनट होता है, तो यहां 25 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको यही समझे कि 10:45 तक के लिए स्थगित हो गई। इसके बाद 10:25 पर सभा फिर मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि 10:45 तक के लिए स्थगित तो हुई थी, उनको उम्मीद थी कि शायद 45 मिनट में इतने मेंबर्स आ जाएंगे जिससे कि कोरम पूरा हो सके, लेकिन मालूम पड़ा कि 10:25 तक ही सारा कोरम पूरा हो गया, तो फिर 45 मिनट तक का इंतजार नहीं किया गया और 10:25 पर ही संविधान सभा की बैठक शुरू कर दी गई। लेकिन देखिए आप, प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर, यानी एक मेंबर पहले संविधान सभा में नए मेंबर के रूप में आ चुके हैं, बलवंत सिंह जी मेहता। थोड़ी सी कार्रवाई शुरू हुई, फिर सवाल पैदा हुआ कि कोरम पूरा नहीं हुआ, तो हमने स्थगित किया। फिर स्थगित होने के बाद सभा वापस प्रारंभ की, तो फिर एक नया सदस्य आया। कौन आया आज? दूसरा सदस्य, नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह संयुक्त राज्य राजस्थान से, यानी आज दोनों मेंबर जो संविधान सभा में नए मेंबर के रूप में आए, वे दोनों मेंबर राजस्थान से हैं। पहले बलवंत सिंह जी मेहता साहब और इसके बाद में दलेल सिंह जी संविधान सभा में दो नए मेंबर के रूप में आज प्रवेश कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आगे चलिएगा, बैठकों के समय के संदर्भ में वक्तव्य। अब वापस उपाध्यक्ष महोदय कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि कई सारे सदस्य पहले की बैठक में नहीं थे, थोड़ी देर पहले नहीं थे। क्या कह रहे हैं? उन सदस्यों के लाभार्थ जो सभा में समय पर उपस्थित नहीं थे, मुझे ये फिर घोषित करना है कि कल से हम प्रातः 9:30 बजे बैठक करेंगे और 1:30 बजे तक हमारी बैठक चलेगी। इस प्रकार से हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या मैं विनम्रता पूर्वक ये निवेदन कर सकता हूं कि सदस्यों के लिए ये अनुचित है कि वे सभा में देर से उपस्थित हो। इस कारण आज हमारे 20 मिनट बेकार चले गए। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे और इसकी सफाई हम कैसे देंगे। एच.सी. मुखर्जी साहब थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ठीक बात नहीं है। जब बैठक का समय 10 बजे था तो आपको 10 बजे आना चाहिए था। इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, कोरम पूरा ना होने की वजह से बैठक स्थगित करनी पड़ी, पहले 45 मिनट के लिए, फिर हमने 25 मिनट में बैठक शुरू करी। ये बात ठीक नहीं है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती और इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती है, ऐसा एच.सी. मुखर्जी साहब कह रहे हैं। फिर चर्चा शुरू हुई अनुच्छेद 8 पर। अब हम अनुच्छेद 8 पर चर्चा करना चाहते हैं। कोई सदस्य बोलना चाहते हैं क्या? कोई नहीं बोले तो फिर बोले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब आज क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से मिस्टर नजरुद्दीन अहमद के संशोधन से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, जिसे दूर करना आवश्यक है। संविधान के मसौदे से उनके कथन अनुसार जो अनग्रल स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे दूर करने के लिए उन्होंने अपना संशोधन उपस्थित किया। उनके तर्क को यदि मैं ठीक समझ पाया हूं तो उसका अर्थ यह है कि कानून की परिभाषा में रूढ़ि को भी शामिल किया जाए और उसे शामिल करने पर फिर हम ये कहते हैं कि राज्य को किसी भी कानून को बनाने की शक्ति नहीं है। चर्चा इस विषय पर चल रही थी कि विधि शब्द की परिभाषा में क्या क्या आता है। जो मेरे जूम और यूट्यूब के जो साथी हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। विधि शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दे रखी है। 13(3) में विधि शब्द बताया है। उसमें बता रखा है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून, अध्यादेश, रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर, नोटिफिकेशन या कोई रूढ़ि जो है वो विधि शब्द की परिभाषा में आती है। कल मतलब 2 दिन पहले जब हमारी बैठक हुई, इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि विधि शब्द में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर आज उसी का जवाब देते हुए आपको दिखाई देते हैं कि मैं कौन से संशोधन को स्वीकार कर रहा हूं और कौन से संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। और इसके बाद में जो कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने, विभिन्न सदस्यों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, उनमें से कुछ चीजें स्वीकार की गई, कुछ चीजें स्वीकार नहीं हुई और कुल मिलाकर अनुच्छेद 8 जो कि वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 13 है, वो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में बालकृष्ण शर्मा जी बोले, स्वीकार करने के बाद बोले कि कुछ और भी संशोधन है। तो क्या कह रहे हैं बालकृष्ण शर्मा जी, जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं, वो कह रहे हैं अनुच्छेद 8 के संदर्भ में कुछ अन्य संशोधन भी है, जिसका आशय यह है कि एक नए अनुच्छेद 8A नाम से नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं कि नया अनुच्छेद है जिसको अभी उठाया जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे जब बात करेंगे। और फिर वो प्रोफेसर के.टी. शाह का नाम बोल लेते हैं।
प्रोफेसर केटी शाह यूट्यूब और जूम के जो साथी है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रोफेसर केटी शाह संविधान सभा में सबसे ज्यादा संशोधन के प्रस्ताव लाने वाले लोगों में से एक है। एचवी कामत साहब, महावीर त्यागी जी, प्रोफेसर केटी शाह, के संथानम शाह, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, नजरुद्दीन जी अहमद साहब, ये संविधान सभा के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत ज्यादा वक्तव्य संविधान सभा में देंगे और न केवल वक्तव्य देंगे बल्कि बहुत सारे संशोधन भी संविधान सभा में लेकर आएंगे। अभी 25 नवंबर को हम सब ने अपने मत का उपयोग किया, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया, ये देख लीजिए। तो 25 नवंबर को हमने जब अपना मत का उपयोग किया तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, सर विधि शब्द की परिभाषा कर रहे थे, मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे, अचानक मत की बात क्यों आ गई? एक दूसरी बात, मैं 2-3 बातें एक साथ में रखता हूं, फिर जरा देखिएगा आप। हम लोगों ने मत का इस्तेमाल किया और जो लोग चुनकर आए वो 5 साल तक सत्ता में रहेंगे, आप जानते हैं। विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी जो हैं, जिनको हम चुनाव में जितवा कर भेज रहे हैं, वो अगर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में सिवाय हम इंतजार कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। राइट टू रिकॉल, वीरेंद्र जी, राइट टू रिकॉल हमारे लोकसभा और विधानसभा में नहीं है। अगर कोई विधायक या लोकसभा सदस्य जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम उसको वापस नहीं बुला सकते। राइट टू रिकॉल जैसा सिस्टम नहीं है। आज राइट टू रिकॉल जैसे सिस्टम पर भी चर्चा करेंगे। कौन चर्चा करेगा, क्या रख रहे हैं, वो सारे मुद्दे आपके सामने लाए जा रहे हैं। जरा देखिएगा, प्रोफेसर केटी शाह अनुच्छेद 8 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। नया अनुच्छेद क्या है उस पर चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में। यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अभिप्रेरित ना हो तो संविधान के इस भाग में परिभाषित नागरिकों के अधिकार सामूहिक रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के दायित्व समझे जाएंगे और नागरिकों के दायित्व सामूहिक रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के अधिकार समझे जाएंगे। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं मैं ऐसा चाहता हूं लेकिन मैं खुद ही इस संशोधन को रखना नहीं चाहता। तो फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि क्या सभा प्रोफेसर केटी शाह को अपना संशोधन वापस लेने की आज्ञा देती है? तो सभा ने उनको आज्ञा दे दी। प्रोफेसर केटी शाह ने जो बोला उस संशोधन को उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में जब 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जब संविधान का मसौदा रखा, उस मसौदे पर 7,000 से अधिक संशोधन आए थे। कितने? 7,000 से अधिक संशोधन आए थे। वे संशोधन संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के द्वारा रखे गए थे, प्रस्तावित किए गए थे। उनमें से कई सारे संशोधन नहीं रखे गए। संविधान सभा के सदस्यों ने उन संशोधनों को वापस ले लिया। कुछ ने अपना संशोधन रखकर वापस ले लिया, कुछ ने पहले से ही वापस ले लिया। इन संशोधनों में से कुछ संशोधन प्रारूप समिति के खुद सदस्यों के भी थे। उन्होंने खुद ने भी कुछ संशोधन रखे, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्रोफेसर केटी शाह ने भी ऐसा संशोधन रखा और खुद ने क्या ले लिया, वापस ले लिया। फिर प्रोफेसर केटी शाह क्या करे, श्रीमान यदि मुझे अपने विरोध में बोलने दिया जाए। अब प्रोफेसर केटी शाह एक नया सिद्धांत दे रहे हैं। वो कह रहे मैं खुद मेरे खिलाफ में बोलना चाहता हूं। जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। श्रीमान यदि मुझे अपने विरोध में बोलना दिया जाए तो मुझे यह कहना है कि मेरी समझ में सूची में उल्लेखित संशोधन संख्या 271 थोड़ा नियम विरुद्ध है। वो खुद ही अपने संशोधन को कह रहे हैं कि थोड़ा नियम विरुद्ध है, क्योंकि ये स्पष्टतया एक संशोधन या खंड के रूप में नहीं है बल्कि मसौदाकार से एक खंड समाविष्ट करने के लिए केवल सिफारिश करता है, इसलिए मैं उसे उपस्थित नहीं करना चाहता। वो अपना संशोधन के बारे में खुद कह रहे हैं कि साहब मुझे ऐसा लगता है ये नियम विरुद्ध है, इसलिए मैं खुद ही इसे पेश नहीं करना चाहता हूं। ऐसा करके वो अपना संशोधन वापस ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में नाम पुकारा जाता है लोकनाथ मिश्रा जी का। ये लोकनाथ मिश्र ये उड़ीसा से हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, और गजब की बातें रखने जा रहे हैं। मैंने 25 नवंबर को मतदान की जो बात कही थी उस बात के बारे में यहां उल्लेख मिलेगा। मैंने राइट टू रिकॉल की जो बात कही थी उसके बारे में यहां उल्लेख मिलेगा। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। संविधान सभा में राइट टू रिकॉल के संदर्भ में पहली बार प्रस्ताव किसने रखा, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। यूट्यूब और जूम वाले दोनों साथी बहुत ढंग से सुन लीजिएगा। राइट टू रिकॉल आप जरा देख लीजिएगा। लोकनाथ मिश्र अनुच्छेद 8 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ना चाहते हैं जिसका नाम है 8A कह सकते हैं।
ये इंग्लिश में आपके सामने, मैं हिंदी में पढ़कर सुना देता हूं क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन भी अपने पास है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत का संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 326 के तहत हमें वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, और ये वयस्क मताधिकार 21 वर्ष की आयु वाले, उस समय जिनकी आयु 21 वर्ष थी या 21 वर्ष से ऊपर थी, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया। बाद में हमने इसको घटाकर 18 कर दिया। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 29 नवंबर 1948 की कर रहे हैं। क्या चर्चा, जरा देखिएगा, बहुत गजब की बातें आपके सामने ला रहा हूं मैं। प्रत्येक नागरिक जो 21 वर्ष से कम आयु का ना हो और इस संविधान के अधीन या पार्लियामेंट या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन किसी कारण अर्थात अनिवास, अस्वस्थ मस्तिष्क, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचार के कारण अपात्र ना हो, तो वह इन निर्वाचनों के लिए मतदाता के रूप में अपने नाम की रजिस्ट्री कराने का अधिकारी होगा। यानी जिसकी भी आयु 21 वर्ष की है वो वोटर बनने का अधिकारी है। पहले तो ये लिख दीजिए। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब नहीं लग रहा है कि लोकनाथ मिश्र जी जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं वो मौलिक अधिकारों में लिखवाना चाह रहे हैं, 8 के बाद में 8A के रूप में रखवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया होता तो आज भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो हमें यह दिखाई देता। लेकिन मैं अभी से बता देता हूं वो स्वीकार नहीं किया गया। आप जानते हैं ये सारी बातें भारतीय संविधान के, वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी हुई जो वयस्क मताधिकार की बात करता है। आगे क्या कह रहे हैं, जैसा कि दूसरे पूर्ववर्ती उपखंड में वर्णित है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, किंतु वे व्यवहारित होंगे, अर्थात पूर्व और ग्राम पंचायत या ग्रामों का कोई समूह, उसका कोई भाग जिसमें किसी विशेष संख्या में मतदाता बसते हो या जो स्थानीय स्वशासन का स्वायत्तशासित प्रदेश हो, प्रारंभिक सदस्यों को निर्वाचित करेगा और वे संघीय पार्लियामेंट और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित करेंगे। लोकनाथ मिश्र जी जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं उसमें वो इस प्रकार का सिस्टम बना रहे हैं कि पहले गांव में कुछ लोग चुने जाएंगे, वे जो चुने जाएंगे वे लोग फिर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करेंगे। आप जानते हैं आज हमने लोकसभा के सदस्यों का चुनाव खुद ने किया, आज हमने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव खुद ने किया। हमारे यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। लोकनाथ मिश्र जो रख रहे हैं वो कह रहे हैं पहले गांव में कुछ लोगों को चुनेंगे और वे जो चुने जाएंगे वे फिर विधानसभा और संसद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस प्रकार का सिस्टम की वो बात कर रहे हैं। आगे देखिए, प्रारंभिक सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वे पार्लियामेंट के लिए अथवा राज्य विधानमंडल के लिए अपने निर्वाचित किसी सदस्यों को वापस बुला ले। राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव रखा था, लोकनाथ मिश्र ने। डेट थी 29 नवंबर 1948 को। संविधान सभा के पहले सदस्य है, पहली बार है कि जो लोग चुने गए हैं संसद और राज्य विधानमंडल में, वे लोग अगर जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम वापस ना करें तो उन्हें वापस बुला ले। राइट टू रिकॉल की बात कर लिए। इसके बाद में मतदाता को निर्वाचन अधिकार प्राप्त होगा और निर्वाचन का खर्च राज्य उठाएगा। लीजिए, लोकनाथ मिश्र ने एक बात और जबरदस्त कही है। उन्होंने कहा कि हर मतदाता को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और चुनाव का सारा खर्च राज्य उठाएगा। तो लड़ लीजिए चुनाव, सारा खर्च कौन उठाएगी? सरकार उठाएगा, राज्य उठाएगा। ऐसा लोकनाथ मिश्र प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं 29 नवंबर 1948 को। बड़ा गजब का है। इसके ऊपर काउंटर होगा, बाद में हम चर्चा करेंगे किसने क्या कहा। फिर कह रहे प्रत्येक उम्मीदवार लोगों द्वारा निर्वाचित होगा और किसी प्रतिद्वंदी के ना होने पर, देखिए, निर्विरोध निर्वाचन की सारी व्यवस्था खत्म हो रही है। क्या कह रहे हैं जरा सुनना। प्रत्येक उम्मीदवार लोगों द्वारा निर्वाचित होगा और किसी प्रतिद्वंदी के ना होने पर यदि किसी उम्मीदवार को कुल वोटों की कम से कम 1/3 वोट ना मिले तो वो निर्वाचित नहीं होगा। गजब का बात है। यानी अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं जोधपुर से उदाहरण के तौर पर, और मेरे चुनाव जब फॉर्म भरता हूं और मेरे सामने कोई भी फॉर्म नहीं भरता है, तो सीधी सी बात है मैं क्या हो जाऊंगा? निर्विरोध हो जाऊंगा। लोकनाथ मिश्र कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो भी चुनाव होंगे और आपको कम से कम 1/3 वोट लाने होंगे। अगर 1/3 वोट लेकर नहीं आए तो फिर आप निर्वाचित नहीं होंगे। गजब के सुझाव, गजब के संशोधन। पहली बात, चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। पहले कुछ लोग चुने जाएंगे, वे लोग लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। एक
दूसरा राइट टू रिकॉल होगा, राइट टू रिकॉल होगा, आप देख सकते हैं। और तीसरी बात, चुनाव का खर्चा राज्य उठाएगा। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, निर्विरोध निर्वाचन नहीं होंगे। अगर कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं हुआ तो चुनाव तो होंगे, और ऐसी स्थिति में 1/3 वोट लाना पड़ेगा। इस प्रकार के सिस्टम की बात लोकनाथ मिश्र ने 29 नवंबर 1948 को की, जिस पर चर्चा हम ठीक 75 वर्ष बाद में आज के सामने आपके सामने कर रहे हैं। कितनी गजब की बात है, देख सकते हैं आप। हाँ मेरे भाई इस YouTube वाले कह रहे हैं सर तो फिर सभी नेता वापस चुनाव लड़ेंगे। या बिल्कुल, अगर राज्य खर्चा उठाएगा तो वो सब चुनाव लड़ना चाहेंगे। आप मैं क्या फर्क पड़ता है, राज्य खर्चा उठा रहा है ना, तो चुनाव लड़ लेते हैं। और चाय नहीं पिलाएंगे तो भी बिल बनाकर भेज देंगे, ऐसा भाव आ सकता है, सरकार पैसा देगी। इसी वजह से तो सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी। एक भाई कह रहे हैं कि आप प्रोफेसर पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। अगर विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर है, अगर वो विश्वविद्यालय में टीचर है, तो चुनाव लड़ने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। पद पर रहते हुए वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ लो, हार जाओ, वापस अपने पढ़ाने लग जाओ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चुनाव लड़ने पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। यस, विश्वविद्यालय का शिक्षक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, विचार रख सकता है, पद प्राप्त कर सकता है, कैसी भी बात कर सकता है, पॉलिटिकल बात कर सकता है। ये उसे पावर है, ये उसके अधिकार है, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए है। ठीक है, कॉलेज में नहीं है, कॉलेज में नहीं है भाई। कॉलेज में इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलेज तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते हैं ना। विश्वविद्यालय तो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, एक स्वायत्त संगठन होता है, इसलिए विश्वविद्यालय के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। और स्कूल वाले, हाँ हम तो स्कूल में है, स्कूल में है तो आपके पास एक ही रास्ता, दे दीजिए इस्तीफा, लड़ लीजिए चुनाव। हार गए तो क्या होगा, मंजूरी खुदा होगा। चलिए चलिए, क्या कह रहे हैं जरा देखिए, क्या कह रहे हैं लोकनाथ मिश्र, अपने तर्क क्या दे रहे हैं जरा देख लीजिएगा। गोपाल भाई राइट टू रिकॉल तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर हमारे देश बहुत बड़ा है। गोपाल भाई करे क्या, राइट टू रिकॉल तो फिर बहुत, देश बड़ा है ना, अगर राइट टू रिकॉल लागू होने लगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सर फिर आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? अरे भाई हमको कौन वोट देगा, हमें मैं खुद को वोट नहीं दूंगा शायद। चलिए चलिए आगे चलते हैं। श्रीमान, इस नए अनुच्छेद को मैंने उन निर्वाचनों को ध्यान में रखकर उपस्थित किया है जो वयस्क मताधिकार पर आधार होंगे। गांव में काम करने वाले और अपने लोगों से परिचित एक व्यक्ति के नाते मेरा यह निवेदन है कि मैंने जो नया अनुच्छेद प्रस्तावित किया है उससे वयस्क मताधिकार और जनतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और वे सारयुक्त हो जाएंगे। मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि अभी इस सभा में ऐसा स्थान नहीं पाया कि मेरी बातों का प्रभाव हो, किंतु जनतंत्र बुद्धिमानों द्वारा संचालित जनतंत्र के नाम पर हमें प्रौढ़ मताधिकार को सार्थक बनाने के लिए अपने निर्वाचन संबंधी नियमों को इस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे कि वयस्क मताधिकार का उपहास ना हो। ठीक है, इस प्रकार से वो बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि पैरा 2 बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत कुछ ये निश्चित कर चुके हैं कि आगामी निर्वाचन अथवा भविष्य के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसका अर्थ यह कि प्रत्येक नागरिक जो कानून के अधीन अपात्र नहीं हो वो वोटर होने का अधिकारी है, परंतु हम अपने लोगों से भी परिचित हैं, वे सीधे हैं, वे नेक हैं, परंतु वे उतने चालाक और बुद्धिमान नहीं है जितने की कूटनीतिज्ञ होते हैं। इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, अपने पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं कि कितनी जनसंख्या का कौन प्रतिनिधित्व करेगा, इस वजह से हमको अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं पहला, अब देखिए राइट टू रिकॉल की बात आ रही है, वो तर्क क्या दे रहे हैं जरा देखना। खंड 3 के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे प्रारंभिक सदस्यों को यह अधिकार होगा कि उन्होंने संसद के लिए या राज्य की सभा के लिए जो सदस्य निर्वाचित किए हैं वे, यदि ये बहुत ही आवश्यक मूलाधिकार है। हमें यह ज्ञात है कि जब हम सभाओं के लिए निर्वाचित होते हैं तो हम वहां 5 वर्ष के लिए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु हमें वास्तव में चिंता होती है दल के अधिकारियों की, सर्वोच्च अधिकारियों की। यदि वे प्रश्न रहते हैं तो हम प्रश्न रहते हैं, लेकिन बेचारी जनता कहां जाएगी? जनता ने आपको चुनकर भेजा है, 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। अगर आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो फिर जनता के पास सिवाय इंतजार के और कोई विकल्प नहीं है। जबकि जो विधायक चुनकर आते हैं, जो सांसद चुनकर आते हैं, वो हमेशा अपने पार्टी के आला कमान को खुश रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा मैं नहीं, लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं। लोगों की चिंता हम नहीं करते, वो अपने आप को शामिल करते हैं, लोगों की चिंता हम नहीं करते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि यदि हमें लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि
होना है तो हमें सबसे प्रथम लोगों की चिंता होनी चाहिए, वही हमारे स्वामी होने चाहिए। यदि हम उनकी यथेष्ट सेवा कर सके तो हमें अपने स्थान पर रहना चाहिए, नहीं तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। परंतु इस समय ऐसा नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है, यदि लोगों को सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार है और यदि वे ठीक कार्य ना करें तो उन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी लोगों को होना चाहिए, लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं। 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में लोकनाथ मिश्र जी राइट टू रिकॉल के बारे में पहली बार बात करते हुए कह रहे हैं कि हमें लोगों के प्रति चिंतित होना चाहिए। जब लोगों को हमें चुनने का अधिकार है तो लोगों को इस बात का भी अधिकार होना चाहिए कि अगर हम ढंग से काम नहीं करें तो लोग हमको वापस बुला सके, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व आला कमान के प्रति नहीं है, हमारा उत्तरदायित्व उन लोगों के प्रति है जिन्होंने हमको चुनकर भेजा। ऐसा लोकनाथ मिश्र जी अपने इस प्रस्ताव में कह रहे हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं? जनतंत्रात्मक व्यवस्था में सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। जब तक हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं रहता हम समुचित लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि हम लोगों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है तो उनके नाम पर शासन करेंगे, और यदि वे अपने कर्तव्य का पालन ना करें तो उन्हें वापस बुलाने का अधिकार लोगों को प्रदान किया जाना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? निर्वाचन का खर्चा सरकार उठाए, राज्य उठाए, इसका भी प्रस्ताव रखा था उन्होंने। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। खंड 4 के संदर्भ में मतदाता को निर्वाचन का अधिकार और निर्वाचन का खर्च राज्य उठाएगा, इस संदर्भ में प्रावधान है। मैंने ये इसलिए कहा है कि सभा के लिए निर्वाचित होना कोई पेशा नहीं है। हम जो चुनकर आ रहे हैं ये हमारा कोई धंधा थोड़ी है। गजब की बात की कॉन्सेप्ट की बात है। हम लोग जो चुनकर आ रहे हैं वो एक्चुअली हम राज्य के लिए काम करेंगे, तो फिर हमारा जो चुनने जाने में जो खर्चा आता है वो भी राज्य को उठाना चाहिए, ऐसा लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कोई पेशा नहीं है और ये कोई धन कमाने का कोई साधन नहीं है। यदि ये दायित्व राज्य का समझा जाए और यदि कोई भी सभा में आए केवल लोगों की सेवा करने के लिए आए तो ये जरूरी है कि राज्य उसका खर्चा उठाए। लोकनाथ मिश्र जी ये कह रहे हैं कि हम जो लोग चुनाव लड़ते हैं, पहली बात तो हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है, हम कोई लाभ कमाने के लिए इस बिजनेस में नहीं आते। ये तो राज्य का दायित्व है जिसका निर्वहन करने में हम राज्य को मदद करते हैं। तो फिर हम जो चुनाव लड़ेंगे तो जो खर्चा आएगा उसका खर्चा भी राज्य को उठाना चाहिए, ऐसा लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं। है ना गजब का कॉन्सेप्ट? तर्क देखिए, लॉजिक देखिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उस पर क्या कहेंगे वो आगे की बात है। फिर वो क्या करें? अगर खर्चा राज्य ने नहीं उठाया, देखिए बहुत काम की बात है। अभी मेरे मित्रों ने कहा, यूट्यूब वालों ने भी कहा, हरदान भाई डॉक्टर दिनेश गहलोत भावी प्रधानमंत्री। अभी क्या आपको लगता है कि मैं सरपंच का चुनाव भी लड़ सकता हूं? और चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कहाँ है? देखिए लोकनाथ मिश्र मेरी बातों को बहुत ढंग से समझ रहे हैं और उन्होंने 29 नवंबर 1948 को ही प्रस्ताव रख दिया। वो क्या कह रहे हैं? अगर राज्य खर्चा नहीं उठाएगा, अगर राज्य खर्चा नहीं उठाएगा तो जमींदार और पूंजीवादी लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे, आप और हमारा जैसे लोग चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। लोकनाथ मिश्र 75 वर्ष पहले दिनेश की भावनाओं को समझ गए थे। जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। अन्यथा कुछ जमींदार और पूंजीपति एक दल स्थापित करेंगे जो उम्मीदवारों को खड़ा करेगा और वही उम्मीदवार निर्वाचित होंगे। आज पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ पाते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी वो चुनाव नहीं लड़ पाता क्योंकि चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है और चुनाव में जो खर्चा होता है वो खर्चा कहां से लाएगा? इस वजह से जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो जमींदार है, वो ही चुनाव लड़ पाएंगे, ऐसा लोकनाथ मिश्र जी 29 नवंबर 1948 को कह रहे हैं। अभी 25 नवंबर 2023 को आप सब लोग वोट देकर आए। आचार संहिता जब से लगी तब से आपने उम्मीदवारों का सब कुछ लवाजमा देखा। ये खर्चा कहां से आता है? पूंजीपति और पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ पाते हैं, ऐसा मैं नहीं, लोकनाथ मिश्र जी 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा में कह रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं? अच्छे कार्यकर्ता और ईमानदार पर जिसके पास ना तो धन है और ना ही किसी दल का समर्थन है, वह किसी निर्वाचन के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। तो आप जैसे कार्यकर्ता, यूट्यूब वाले जो कार्यकर्ता हमारे, उन जैसे ईमानदार कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, देश सेवा का भाव रखने वाले लोग जिनके पास धन नहीं है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन प्राप्त है, वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। कितनी गजब की बात 75 वर्ष पहले लोकनाथ मिश्र जी ने कह दी।
आपको शुरुआत में दोस्तों ये जरूर लगा होगा कि चुनाव का खर्चा राज्य उठाए, क्या मजाक है, ऐसा आपको लगा होगा। लेकिन तर्क देखिए, संविधान सभा पर हूबहू जब चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक ही भाव है कि संविधान निर्माताओं ने जब भी कोई प्रावधान रखा तो उसके पीछे जो तर्क दिए वो तर्क समझे। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो तार्किक जो क्षमता है वो कमजोर हो गई है। क्या तर्क दिया है कि अगर सरकार खर्चा उठाएगी, अगर राज्य खर्चा उठाएगी तो आम आदमी जिसपे राष्ट्र प्रेम है, आम आदमी जिस देश सेवा का भाव है, आम आदमी जो ईमानदार है वो चुनाव लड़ सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूंजीवादी और जमींदार टाइप के लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। ये 75 वर्ष पहले लोकनाथ मिश्र जी ने कह दी। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या गजब के लोग थे। जो बातें आज हम 75 वर्ष में नहीं कर पाए, उन सारे मुद्दों पर चर्चा लोकनाथ मिश्र जी ने उस समय कर दी। उत्तम विचार है ना? हाँ, बिल्कुल उत्तम विचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात वो और कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसको भी आपके सामने रखूं। वो कह रहे हैं क्योंकि वास्तव में निर्वाचन एक राजकीय कार्य है और किसी का अपना कोई निजी कार्य नहीं है, इसके कारण हमें इस समय विचलित नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे सदस्यों को न आने देना चाहिए जो लाभ घाटे के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव लड़ने से हमको फायदा क्या होगा, वो एक बिजनेस के रूप में जो लोग लेते हैं, उस तरह से लोगों का इंतजार मत कीजिए, अच्छे लोगों को चुनाव में लाइए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और इसका हिसाब भी रखते हैं कि 5 वर्ष में वो कितना धन संचय करेंगे। कमाल की बात कह दी यार, कमाल की बात। 29 नवंबर 1948 को लोकनाथ मिश्रा जी ने क्या कहा? लोग चुनाव लड़ने से पहले हिसाब किताब करते हैं कि कितना लाभ और घाटा होगा। आगे गजब की बात कही, और इसका भी हिसाब रखते हैं कि 5 वर्षों में कितनी इनकम होगी, धन संचय कितना होगा। लोकनाथ मिश्र जी उस समय कह के चले गए। आगे क्या कह रहे? और इसलिए मांग कर, उधार लेकर अथवा चोरी करके उन्हें कितनी पूंजी संसद के खाते में लगानी चाहिए। ऐसा जैसे ही वो बोल रहे होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, मिश्र जी आपका समय खत्म हो गया, आप 2 बार बोल चुके हैं। लोकनाथ मिश्र कह रहे हैं ओके, अच्छी बात है, बैठ जाता हूं। और फिर वो बैठ गए। इसके बाद में आते हैं अलगू राय शास्त्री जी। सभापति महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र ने उपस्थित किया मैं उसका विरोध करता हूं। अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो संशोधन मेरे फ्रेंड ने उपस्थित किया मैं उसका विरोध करता हूं। क्या कह रहे हैं? इसलिए एक तो कि यहां पर उसका स्थान नहीं है। ये क्या मुद्दा है? हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये जगह नहीं थी जहां पर इस विषय पर चर्चा की जाए। जहां पर यह प्रश्न उठाया गया ये वो जगह नहीं है। चुनाव संबंधी बातें इस संविधान में कहीं और रखी गई है, जहां पर यह बतलाया गया है कि किस तरह से संसद के सदस्यों का संसद का निर्माण होगा, सदस्य कौन होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे, चुनने का तरीका क्या होगा। उन जगहों के बारे में यहां चर्चा नहीं करनी है, वो जगह कहीं और है। पहली बात तो वो ये कह रहे। फिर वो क्या कह रहे? दूसरे, इसमें मेरे मित्र ने यह बतलाया कि जो लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो उनका खर्चा सरकार को देना चाहिए। अब देखिए अलगू राय शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि सदस्य बनने के लिए खड़े होने में कोई आदमी व्यापारिक काम नहीं करता है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि सरकार इस खर्चे को अपने ऊपर बर्दाश्त करे। मेरे लायक दोस्त ने यह ख्याल नहीं किया कि अगर सरकार ये उदारता बरतने लग जाए तो जितने आदमियों के नाम मतदाता सूची में है वो सारे चुनाव लड़ने लग जाएंगे। अलगू राय शास्त्री जी ऐसा कह रहे हैं। अलगू राय शास्त्री जी ऐसा कह रहे हैं कि जितने नाम वोटर लिस्ट में है वो सारे लोग चुनाव लड़ने लग जाएंगे और जो खड़े हो सकते हैं वो सब खड़े हो जाएंगे, और कुछ नहीं तो मजाक ही सही खड़े हो जाओ, पैसा तो सरकार देगी, खर्चा सारा का सारा सरकार बर्दाश्त करेगी। तब तो दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं हो सकती जिसका दिवाला पहले चुनाव में ना निकला हो। अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो वोटर लिस्ट में जितने नाम है वो सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। और वो आगे यहां तक कहते हैं फिर दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं बचेगी जिसका दिवाला पहले चुनाव में निकल जाए। आगे कह रहे हैं हारने जीतने का गम नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? हारने जीतने का गम नहीं, खर्चे का कोई गम नहीं, खड़े होने की सबको छूट है, जो चाहे खड़ा हो जाए, सारा खर्चा सरकार बर्दाश्त कर लेगी। इस प्रकार की एक योजना पेश करना और उसको बिना सोचे समझे उसकी सरगर्मी से सिफारिश करना कि यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेसी से इसकी रक्षा होती है, सारा काम अच्छी तरह से चल जाएगा, बिल्कुल अनुचित है। इस प्रकार के प्रस्ताव नहीं लाए जाने चाहिए।
अलगू राय शास्त्री जी ये कह रहे हैं इस संशोधन को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए और ना स्वीकार करना चाहिए, ऐसा अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं मैं इसे स्वीकार नहीं करता, यानी जो लोकनाथ मिश्र जी ने जो रखा उसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सिरे से खारिज कर दिया। फिर उपाध्यक्ष ने कहा ओके वोटिंग करवा लें, वोटिंग करवाई, संविधान सभा ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। आप ऐसा देख सकते हैं प्रस्ताव गिर गया, यानी लोकनाथ मिश्र जी वाला प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। अब आता है अनुच्छेद 9। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अनुच्छेद 9 को संविधान का भाग बना लिया जाए। इसी बीच में सी सुब्रमण्यम एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, वो कुछ शब्द को जोड़ना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, इस प्रकार की बात वो रखना चाह रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी सार्वजनिक स्थान जो है, चाहे वो कुएं हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे वो मनोरंजन के स्थल है, सभी का उपयोग करने का अधिकार हर व्यक्ति को होगा। इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है। दोस्तों, संविधान सभा में बड़ी गजब की बात हुई। संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने कहा सार्वजनिक स्थान पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है। आज चर्चा की जाएगी पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है। एक दूसरी बात, आपने तालाब, कुएं, मनोरंजन के स्थल लिख दिए, तो धर्मशालाएं क्यों नहीं लिखी, रेस्टोरेंट क्यों नहीं लिखा, भोजनालय क्यों नहीं लिखा, ऐसी चर्चा भी की जाएगी, ऐसी चर्चा भी की जाएगी। प्रतीक्षालय क्यों नहीं लिखा, बसें क्यों नहीं लिखी, ट्रेन क्यों नहीं लिखा, ऐसी भी चर्चा की जाएगी। ये सारी चर्चा की जाएगी आज के दिन। हाँ, एक मेरे मित्र ने पूछा 14 किधर गया, 14 है ही नहीं। अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में जो आज 14 आपको दिखाई दे रहा है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इनिशियल स्टेज में वो नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने ऐसा प्रश्न पूछा, इसका मतलब आप एक्टिवली संविधान सभा की इन बैठकों को देख रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 13 के बाद में 14 आएगा और 14 में क्या लिखा हुआ। हम सीधा 13 के बाद में 15 पर आ गए। मैं नहीं आया हूं, संविधान सभा खुद आ गई, यानी इनिशियल स्टेज में इस प्रकार का सिस्टम नहीं था। तो इस प्रकार की बातें रखी जा रही है। क्या संशोधन है, कुछ लोग उपस्थित है, कुछ लोग उपस्थित नहीं है। एक सैयद अब्दुल रऊफ साहब है, वो इस अनुच्छेद में कह रहे हैं कि जो सेक्स शब्द लिखा हुआ, जो लिंग शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद में बर्थ प्लेस भी शब्द लिख दीजिए, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाए, ऐसा शब्द भी लिख दीजिए। इसका मतलब यह था कि इनिशियल स्टेज में जब मसौदा संविधान के अंतर्गत जब अनुच्छेद ये लाया गया था, उस समय इस अनुच्छेद के में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जैसी शब्दावली लिखी हुई नहीं थी। ये रऊफ साहब ने कहा कि भाई जेंडर सेक्स के बाद में आप ये भी लिख दीजिए कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके पीछे वो क्या तर्क दे रहे हैं, जरा देखिएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि नागरिकों के प्रति विभेद के बर्ताव को निषेध किया जाए। हमने धर्म लिख दिया, प्रजाति लिख दी, जाति लिख दी, लिंग लिख दिया, परंतु श्रीमान मुझे इसका भय है कि दुष्ट लोग जो नागरिकों के प्रति विभेद बरतना चाहेंगे, वे धर्म, प्रजाति, जाति अथवा लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। धर्म के आधार पर विभेद करना बहुत ही प्रत्यक्ष होगा और इसका कोई भी साहस नहीं करेगा। जाति के संदर्भ में भी यह तर्क दिया जा सकता है, जेंडर के संदर्भ में भी यह तर्क दिया जा सकता है, प्रजाति के संदर्भ में भी यह तर्क दिया जा सकता है। तो मैं तो चाह रहा हूं कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, इस प्रकार की शब्दावली भी आप जोड़ दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में कुछ संशोधनों के लिए नाम पुकारे गए, जरा देखिएगा। इतने सारे संशोधन नहीं रखे जा रहे थे, आपके सामने संख्या भी ला रहा हूं। मैं संशोधन संख्या 279 को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं देता हूं। एच.सी. मुखर्जी साहब ऐसा कह रहे हैं, मैं संशोधन संख्या 279 को पेश करने की आज्ञा नहीं देता हूं। मेरे जूम और यूट्यूब का कोई साथी मुझे बता सकता है ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने परमिशन नहीं दी होगी? क्योंकि आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही संविधान सभा के अध्यक्ष को इस बात का पावर दिया गया कि ऐसा कोई संशोधन जो ग्रामेटिकल मिस्टेक से संबंधित है, ऐसा कोई संशोधन जो शाब्दिक परिवर्तनों के संदर्भ में, उन संशोधनों को न रखने या रखने की परमिशन देने का अधिकार संविधान सभा के अध्यक्ष को दे दिया गया था। अब अध्यक्ष के पास इस प्रकार की पावर आ गई, ऐसी अंशु जी कह रहे हैं। बिल्कुल दुर्गाबाई ने, वीरेंद्र भाई सही कह रहे हैं, ऐसा दुर्गाबाई ने प्रस्ताव रखा था, उसको स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए इस पावर का यूज करते हुए एच.सी. मुखर्जी साहब ने उसे रखने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद में प्रोफेसर के.टी. शाह का नाम पुकारा गया, जो कि
संशोधन संख्या 283 से लगाकर 285 तक उनके संशोधन है। प्रोफेसर केटी शाह का जैसे ही नाम पुकारा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा कि हाल ही में उपस्थित किया गया संशोधन था। इससे सभा का समय नष्ट होगा, इसलिए मैं भी इसको पेश नहीं करता हूं। इसका मतलब सभा पर एकदम उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। अब सभा ने यह सोचना शुरू कर दिया कि शाब्दिक परिवर्तन और ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले संशोधन नहीं रखने। प्रोफेसर केटी शाह ने अपना संशोधन नहीं रखा। 3 संशोधन थे, 283 से 285। फिर इसके बाद देखिए 285, 284, 288 ये भी नहीं रखे गए, ऐसा घोषणा की गई। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय ने कहा अब हम संशोधन संख्या 286 पर आते हैं और वो भी पहले भाग को उठाते हैं जो कि केवल शाब्दिक है, इसलिए इसे भी उपस्थित करने की मैं परमिशन नहीं देता हूं। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि विस्तृत अर्थपूर्ण शब्द रिलीजन को दृष्टि में रखते हुए क्रीड शब्द अनावश्यक है। कोई शाब्दिक परिवर्तन था, उन्होंने कहा जब हमने रिलीजन रख दिया तो क्रीड शब्द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से वो अपनी बात कह रहे। फिर वो देखिए क्या करें, संशोधन संख्या 293 से 301 तक और 304, 305, 306, 308 का आशय एक समान है और इसलिए इन पर एक साथ मिलकर विचार विमर्श होना चाहिए। मेरे विचार से संशोधन संख्या 293 जो कि प्रोफेसर केटी शाह के नाम है, वो एक विस्तृत संशोधन है। अब आप प्रोफेसर केटी साहब आप अपना संशोधन रखिए। तो प्रोफेसर केटी शाह अपना संशोधन रखते हैं, क्या रख रहे हैं जरा देखिएगा, बहुत ढंग से देखना। अनुच्छेद 15 जो है आज का, उसमें देखिए किस प्रकार का संशोधन या किस प्रकार का प्रावधान करना चाहते थे प्रोफेसर केटी शाह, वो देख लीजिएगा। लोक उपयोग अथवा लोक समागम का कोई स्थान जिसका अंशतः अथवा पूर्णतः संधारण राज्य के आगम से होता हो अथवा जिसको राज्य किसी प्रकार से सहायता, स्वीकृति, प्रोत्साहन या रक्षण प्रदान करता हो अथवा जन साधारण के उपयोग के लिए समर्पित कोई स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, मंदिर, अस्पताल, विश्राम गृह, उपहार गृह, सार्वजनिक आमोद प्रमोद तथा मनो विनोद के स्थान जैसे नाट्यशाला, छवि गृह, वाद्यशाला, सार्वजनिक उद्यान, बगीचे, कौतुकालय, सड़कें, कुएं, तालाब अथवा नहरें, पुल, डाक, तार, रेल, ट्राम, बस आदि, इन पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर केटी शाह ऐसा जोड़ना चाह रहे थे। पहले तो मुझे YouTube और जूम वाले सब बताओ, प्रोफेसर केटी शाह ने ये जो संशोधन रखा क्या वो स्वीकार किया गया या नहीं किया गया, ये बता दीजिए जल्दी से, बताइए। अंशुल कह रहे हैं नहीं, क्या बात है, वाह। नरपत भाई नहीं, प्रमोद जी नहीं, ओहो, प्राची जी नहीं, वेरी नाइस। राहुल भाई नहीं, अच्छा। आशा कुमारी जी नहीं, विराट भाई कह रहे किया गया, सुरेश भाई कह रहे नहीं, चेतन भाई कैसे, अरे भाई ये बातें कहाँ लिखी हुई संविधान में? सड़कों पर, तालाब, ये लिखा हुआ है क्या? कुएं, तालाब, नहरें, पुल, डाक, तार, रेल, ट्राम, बस, कौतूहलय, बगीचे, छवि गृह, वाद्यशाला, नाट्यशाला, विश्रांति गृह, अस्पताल, ये सब बातें लिखी हुई नहीं है। ये बातें सब लिखी हुई नहीं है, ध्यान रखना। प्रोफेसर केटी शाह का ये सुझाव नहीं माना जाएगा। और अभी से बता देता हूँ, इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि जब पब्लिक प्लेस लिख दिया तो उसमें सब चीज़ें आ जाती है। कुछ बातें जरूर है पर सारी बातें नहीं है, जैसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे थे। क्या कह रहे थे? श्रीमान, इस संशोधन को उपस्थित करते हुए मैं केवल लोक उपयोग अथवा लोक समागम अथवा लोक सेवा के लिए समर्पित ऐसे स्थानों की सूची नहीं दे रहा हूं जिन पर पहले विभेद बढ़ता गया हो और विशेष संप्रदाय अथवा वर्गों के लोगों को वहां आने नहीं दिया जाता। मैं वो नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं और अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनका सुझाव एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर उपाध्यक्ष महोदय एक दूसरा संशोधन मंगवाते हैं 288, जो कि नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम से है। वो कह रहे हैं कि उनके नाम से 3 संशोधन है, वो केवल शाब्दिक संशोधन है, इसके लिए मैं उनको आज्ञा नहीं देता हूं। दूसरा और तीसरा संशोधन ठीक उसी प्रकार से जैसे अन्य संशोधन है, इसलिए मैं उनकी भी आज्ञा नहीं देता हूं। और इस प्रकार 292 और 302 जो संशोधन थे वो पेश नहीं किए गए। अब गुप्तनाथ सिंह का नाम आता है जो कि बिहार से, वो बोल रहे हैं, श्रीमान मैं यहाँ अपने उन माननीय मित्रों का प्रतिद्वंदी होकर नहीं आया हूं जो अप्रासंगिक और बेकार संशोधनों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा जैसे वो बोलते हैं तो HV कामत साहब कह रहे हैं कि आप इस प्रकार की शब्दावली नहीं बोल सकते। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस सभा में माननीय सदस्य का ये स्टेटमेंट नियम के अनुकूल है?
उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरे विचार से अच्छा तो ये होगा कि उन्हें अपना भाषण देना चाहिए, कौन क्या कर रहा है वो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। फिर गुप्तनाथ सिंह जी जो बात है वो कह रहे हैं कि इसमें ये शब्दावली जोड़ दी जाए, क्या, बाथिंग घाट्स, यानी नहाने वाले जो घाट है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दीजिए। फिर वो कह रहे हैं कि कुंड जो पहले लिखा हुआ था वो हटा दिया, तो अब बाथिंग घाट यानी नहाने वाले जो घाट है, पहले घाटों पर नहाया जाता था और जाति के आधार पर भेदभाव का सिस्टम था, आप और हम सबको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने संशोधन रखा। इसके बाद में बहुत सारे संशोधन नहीं रखे गए। अब खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का नाम पुकारा जाता है कि आपका जो संशोधन है वो रख लीजिए। इसी बीच में एच.वी. कामत साहब आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह केवल शाब्दिक संशोधन अथवा अधिक से अधिक एक रश्मि संशोधन नहीं है? अंबेडकर के बारे में वो बोलते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का आपने नाम बोल दिया और उनको कह रहे हो कि आप अपना संशोधन रखिए, तो क्या यह शाब्दिक संशोधन नहीं है? ये क्या रश्मि वाला औपचारिक संशोधन नहीं है? फिर आप उनको रखने की तो परमिशन देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? इसका उद्देश्य केवल इतना ही है, इतना ही तो है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मैं इसे ध्यान में रखूंगा। डॉक्टर अंबेडकर कृपा करके अपनी व्याख्या कीजिएगा। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब बोल रहे हैं, जरा देखिएगा। अगर आप लोगों ने देखा है अनुच्छेद 15 को, तो इसमें एक शब्दावली लिखी हुई है, वो मैं आपके सामने हूबहू रख देता हूं ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में नहीं रहे। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? एज इट इज, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नाना घाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संदर्भ में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। फीडबैक लिंक दे दीजिए मयंक बाबू, फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम क्या हुआ? 8:25, ठीक है, दे दीजिए। फीडबैक लिंक नहीं मिला तो हो सकता है सांसें रोकना लग जाए, इसलिए दे दीजिए। हाँ, सांस में सांस आई कुछ, फीडबैक लिंक आते ही आएगा। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर साहब इन शब्दों को स्पष्ट करते हैं कि भाई स्टेट फंड यानी राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाएं कौन कौन सी होगी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब इन शब्दों को स्पष्ट करते हैं और इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो भी बात रखनी थी वो रख दी। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय संशोधन संख्या 314 पुकारते हैं। फिर वो कहते हैं कि वह सूची 1 का संशोधन संख्या 40 है और पंडित ठाकुरदास भार्गव के नाम से वो उपस्थित नहीं है, तो मोहम्मद ताहिर साहब का नाम पुकारते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब आते हैं। वो एक क्वेश्चन आपने यहाँ क्यों रखा भाई? ये गजेंद्र भाई, अगर आपको जूम पर सही ढंग से काम करना है तो ये क्वेश्चन यहाँ नहीं रखेंगे। जो प्रश्न दिया जा रहा है वो सब गुप्त प्रश्न रखने होते हैं और उनका आंसर भी गुप्त रखना होता है। ये मैंने पहले भी कह रखा है, आप समझ लीजिए इसको। और बिल्कुल ये तरीका सही नहीं है, ऐसा मेरा निवेदन है, आप समझ लीजिए। मोहम्मद ताहिर साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं आपके ध्यान में इनको, वो जो गजेंद्र ने जो क्वेश्चन टाइप कर रखा है उसको वहां से हटा दो। इनको आप ब्लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इतनी बार कह रखा है कि कोई क्वेश्चन नहीं रखेगा, कोई आंसर नहीं रखेगा। श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि मेरे नाम से संशोधन संख्या 286 था। हमने उनके संबंध में अभी कुछ निर्णय नहीं किया। निसंदेह पहले भाग की आज्ञा नहीं दी गई, परंतु दूसरा भाग अभी शेष है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा था कि उस पर मत लिया जाएगा। इस प्रकार से ये बातचीत हुई। मोहम्मद ताहिर साहब ने अपना बात रखी। पब्लिक प्लेस का क्या मतलब होता है उस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद में हमारे संविधान सभा में राज बहादुर साहब, क्वेश्चन क्यों रखा भाई? फीडबैक लिंक रखो ना आप, ये क्वेश्चन क्यों रखा आपने यहाँ?
क्वेश्चन थोड़ी रखना है भाई, खाली फीडबैक लिंक देना है इनको, क्वेश्चन नहीं देना है भाई। चलो इनको ब्लॉक हटाओ वापस, फिर इनको क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन नहीं रखना है, खाली लिंक देना है, लिंक देंगे वो भरेंगे, इसके बाद में वो आंसर देंगे, और वो भी उस फीडबैक लिंक पर ही आंसर देंगे। हाँ, ऐसे फीडबैक लिंक ही शेयर करना है, क्वेश्चन कभी शेयर नहीं करना है, ठीक है, ओके। राज बहादुर साहब जो कि संयुक्त राज्य से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज सभा में यह घोषित किया कि संशोधन संख्या 280, 282, 279 पर विचार विमर्श होगा। मैंने उनका दोबारा अध्ययन किया और मुझे एक नया अर्थ प्रतीत हुआ। संशोधन संख्या 280 में मेरे जो मित्र रऊफ साहब ने उपस्थित किया, उसमें जन्म स्थान शब्द लिखा हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। राज बहादुर साहब हमारे राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने जो बात रखी वो भी उसी तरह से जो रऊफ साहब जैसा कह रहे हैं इसी तरह की बात रखी। इसके बाद में एस नागपा जी आ रहे हैं, हाँ राज बहादुर जी भरतपुर से ठीक कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे खंड से इस विशेषता उस वर्ग को स्वाधीनता प्राप्त होती है जिनकी ओर से इस संशोधन का लक्ष्य है, ऐसी वो बात कह रहे हैं। अब देखिए वो बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि आप जो पब्लिक प्लेस जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में स्नानागार आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, प्रतीक्षालय आ जाएंगे, धर्मशाला आ जाएगी, खेलने के मैदान आ जाएंगे, नदी तालाब कुएं आ जाएंगे, और क्या क्या आएंगे, तो इसके बारे में वो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आगे उनकी जो शब्द है, मुझे आशा है कि माननीय पंडित नेहरू जो महात्मा गांधी के सच्चे उत्तराधिकारी है ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इस वर्ग को आर्थिक स्वतंत्रता और समुन्नत स्थान प्राप्त हो सके। स्वतंत्रता का अर्थ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के दो अंग तो इस विशेष संशोधन में सहनिहित है और गांधी जी के प्रयत्नों का ही फल है कि जिन्होंने एक सामाजिक क्रांति का सृजन किया था। यदि ये खंड जो इस विशेष संप्रदाय को सामाजिक अधिकार प्रदान करता है अधिक विस्तृत है तो बड़ा हर्ष होता। उदाहरण के तौर पर दुकानों में प्रवेश के प्रश्न को ही लीजिए। आपने कहा दुकानों में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो दुकानों से क्या आशय है? वो कह रहे हैं दुकानों से ऐसे स्थानों का बोध होता है जहां आप मूल्य चुकाकर चीजें खरीद सकते हैं, परंतु ऐसे भी स्थान है जहां आप मूल्य चुकाकर सेवा भी प्राप्त करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दुकान शब्द से उन जगहों का भी बोध होता है या नहीं। यदि मैं नाई की दुकान में नाई की दुकान में या हजामत की दुकान में जाता हूं तो मैं कोई खास चीज नहीं खरीदता, किंतु मैं श्रम खरीदता हूं। इसी प्रकार से धोबी की दुकान भी है, वहां मैं धोबी के श्रम को खरीदता हूं। मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या दुकान शब्द में धोबी की दुकान और नाई की दुकान जैसे शब्द भी शामिल है? गजब की बात है। उन्होंने कहा दुकान शब्द का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां से हम कोई चीज खरीदते हैं, लेकिन कई दुकानें ऐसी भी होती है जहां से हम चीजें खरीदते नहीं है, वहां से हम उनकी सेवाएं लेते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि नाई की दुकान पर हम जाते हैं तो वहां से हजामत करा के उसका हम श्रम लेते हैं। धोबी की दुकान पर हम जाते हैं, उनसे कपड़े धुलवाते हैं तो उनसे श्रम लेते हैं। ये सेवाएं प्रदान करने वाली जो बातें हैं, क्या वो दुकान शब्द की परिभाषा में शामिल है? ऐसा उन्होंने कहा। फिर वो कहते हैं कि भाई राज्य निधि से सहायता प्राप्त से क्या मतलब है, इस प्रकार का प्रश्न वो करना चाहते हैं एस नागपा जी। फिर नागपा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की शब्दावली से कई बार संविधान के विभिन्न जो प्रावधान है उसके इंटरप्रिटेशन में समस्या हो सकती है, उसकी व्याख्या के संदर्भ में समस्या हो सकती है। वो क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता के तीसरे अंग अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता को अभी प्राप्त करना है और मुझे आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री दलित वर्गों के आर्थिक उत्थान की समुचित व्यवस्था करेंगे। मैं इस खंड का हृदय से समर्थन करता हूं और साथ ही प्रस्तावक महोदय से इसे स्पष्ट करने की प्रार्थना करता हूं कि दुकान शब्द में वे स्थान भी शामिल है या नहीं है जिसकी ओर मैंने संकेत किया है। फिर वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और शमशान घाट भी शामिल है कि नहीं है। अब कब्रिस्तान में तो हम कोई चीज खरीदते नहीं है, चीजें समझ रहे हो ना, शमशान घाट से तो हम कोई चीज खरीदते नहीं है, तो वहां वो दुकान शब्द में आते कि नहीं आते? क्योंकि वहां अगर डेथ बॉडी को ले जाया जाएगा तो वहां जाति के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं हो जाए। इस प्रकार की बात एस नागपा जी कर रहे हैं। आगे जरा देखिएगा, इसका संधारण लोक आगम से अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा नहीं होता है बल्कि धार्मिक संस्थाओं से होता है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि देश की अभागी संतानों के लिए क्या पृथक कब्रिस्तान और शमशान बनेंगे? क्या गजब की बात कही आज से 75 वर्ष पहले। एस नागपा जी कह रहे हैं कि हमारे देश की जो अभागी जनता है, क्या उनके लिए आप शमशान घाट और कब्रगाह भी अलग से बनाओगे, या वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जाति के आधार पर शमशान घाट बने हुए हैं, शमशान स्थल बने हुए हैं, हम सब जानते हैं। आगे देखिए, अथवा इस खंड में सभी बातें आ जाती। मैंने इन प्रश्नों का इसलिए उठाया है कि वे इस सभा की कार्यवाही की पुस्तकों में स्थान पा सके और उपयोगी सिद्ध हो सके, ताकि कोई वकील किसी न्यायालय में इस खंड की गलत व्याख्या न कर सके। अब वो वकील साहब के बारे में कुछ बात कह रहे हैं। हमारे अधिकांश न्यायालय कानून के आलय है और वास्तविक अर्थ में न्यायालय नहीं है। ये क्या बात हुई? हमारे अधिकांश न्यायालय कानून के आलय है और वास्तविक अर्थ में न्यायालय नहीं है, एस नागपा जी कह रहे। हम इस खंड को इस प्रकार बनाना चाहिए कि कोई त्रुटि ना रह जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने प्रश्न के इस अंग पर विचार किया या नहीं। यदि वे इन शब्दों को स्थान दे सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यदि वे यहाँ आकर ये भी स्पष्ट कर दे कि इन निर्योग्यताओं का निराकरण हो गया है तो मुझे संतोष हो जाएगा। कम से कम इसका इस सभा की कार्यवाही के प्रतिवेदनों में उल्लेख होगा, जिससे वे वकील जो गलत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। एस नागपा जी ये कह रहे हैं 29 नवंबर 1948 को कि भाई संविधान के कुछ अनुच्छेद है जो स्पष्ट व्याख्या नहीं करते, तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं वकील इसकी गलत व्याख्या ना कर ले। और वकीलों की बात आएगी तो संविधान सभा में तो कई सारे सदस्य देश के प्रकांड वकील हुआ करते थे, देश के जाने माने वकील हुआ करते थे, और वकीलों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो गलत व्याख्या कर सकते हैं। तब जवाब आएगा, तब प्रश्न उठेगा। क्या कहा कि हनुमंतैया साहब जो मैसूर के थे, के हनुमंतैया जी, वो क्या बोल रहे जरा सुनना। श्रीमान, मुझे माननीय सदस्य के वकीलों के संदर्भ में इस कथन पर आपत्ति है कि वकीलों को गलत व्याख्या करने की आदत होती है। बिल्कुल गलत कहा। के हनुमंतैया साहब ने कहा बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है कि वकीलों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो कानून की गलत व्याख्या कर लेते हैं। ये वो कह रहे हैं मुझे इस बात पर आपत्ति है। तो फिर उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? मैं श्री नागपा से कहता हूं कि वे माननीय सदस्यों को उत्तर देने का प्रयास ना करें, वो सीधा मेरी ओर देखे। आप के हनुमंतैया जी ने जो कहा उस पर आप वक्तव्य मत दीजिए, आप मेरे को संबोधित करते हुए अपनी बात को कहिए। एस नागपा कह रहे हैं मैं वकीलों के प्रति अपशब्द नहीं कह रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं कि वे क्या कर रहे हैं। तो हनुमंतैया कहते ये तो और भी गलत बात है। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं श्री नागपा मेरी प्रार्थना की और ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या आप मेरी तरफ देखिए ना, उधर उनकी तरफ देखकर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के जो वकील हैं उन्होंने भारत के संविधान की व्याख्या करने में जो सहायता की है, कोर्ट की, न्यायालय की, काबिले तारीफ है। भारत के संविधान का दर्शन क्या है, हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, संविधान निर्माताओं की फिलॉसफी क्या थी, उन सब की व्याख्या करने में हमारे देश के वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है। निसंदेह रूप से संविधान की व्याख्या करने का काम न्यायालय का है, लेकिन न्यायालय के इन कामों में वकीलों ने जो सहायता की है, आप कभी किसी वकील के ऑफिस में जाइएगा, उनके कार्यालय में जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत किताबें दिखाई देगी, और एक अच्छे वकील के घर पर संविधान सभा की बहस भी दिखाई देती है। खासकर सर्विस संबंधी मामलों में जब वो संविधान का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, बहुत सारे देश में ऐसे वकील हैं, जब वो संविधान की व्याख्या के संदर्भ में अपनी बात को जब रखते हैं तो ऐसा लगता है कि संविधान सभा के कोई सदस्य बोल रहे हैं, इस तरह से व्याख्या करते हैं। तो के हनुमंतैया साहब ने कहा कि भाई ये तो आप ठीक नहीं कह रहे हमारे बारे में कि वकील गलत व्याख्या करते हैं, ऐसी ही कुछ बात है। तो एस नागपा जी कह रहे हैं कुएं और जलाशय के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी पानी खींचा जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय सदस्य से मैं पूर्णतः स्पष्टीकरण चाहता हूं। वो कह रहे कुएं और तालाब भी लिखा, लेकिन बहुत सारी और भी तो जगह है जहां से पानी लिया जाता है, उनका उल्लेख नहीं किया। इस संदर्भ में मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसके बाद में सरदार भूपेंद्र सिंह जी मान साहब आते हैं और वो अपनी बात को रख रहे हैं। फिर मोहम्मद ताहिर साहब कुछ जुड़वाना चाहते हैं। क्या जुड़वाना चाह रहे हैं उनका संशोधन देखिए। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। विशेषता केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कोई नागरिक दुकानों, सार्वजनिक उपहार गृह, विश्रांति गृह, सार्वजनिक आमोद प्रमोद में प्रवेश संबंधी किसी भी अयोग्यता, देयता, आयंत्रण अथवा प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। इस प्रकार से वो शब्द रख रहे हैं। इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी आ रहे हैं।
प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी आ रहे हैं। श्रीमान, इस अनुच्छेद को इस रूप में न रखना चाहिए था। मेरी इच्छा अनुसार तो इस खंड की प्रथम 3 पंक्तियां ही मसौदे में रहनी चाहिए थी। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि आप इस अनुच्छेद में इतनी सारी बातें क्यों जोड़ रहे हैं? इतनी बातें जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। पहली लाइन जो जुड़ी हुई है वही काफी है। भेदभाव नहीं किया जाएगा मतलब नहीं किया जाएगा। अब कहां नहीं किया जाएगा? तालाब पर नहीं किया जाएगा, कुएं पर नहीं किया जाएगा, स्नानागार में नहीं किया जाएगा, खेल के मैदानों में नहीं किया जाएगा, मनोरंजन के स्थलों में नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की शब्दावली क्यों लिख रहे हो? इससे फिर व्याख्या में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये लिख देने से किसी और जगह पर भेदभाव हो गया तो वो निषेधित नहीं हो पाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बस इतना ही लिख देने से काम चल सकता है। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ऐसा कह रहे हैं। तो बड़े गजब गजब आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रस्ताव आ रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब इसके बाद में खड़े हुए और उन्होंने रऊफ साहब के द्वारा जो संशोधन रखा गया उस संशोधन को स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब के वक्तव्य के बाद में श्यामानंदन सहाय जी जो कि बिहार के हैं वो कुछ कह रहे हैं। क्या माननीय सदस्य महोदय उन संशोधनों के संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त करेंगे जो उपस्थित नहीं किए गए? कई सारे संशोधन उपस्थित नहीं किए गए। उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको उपस्थित नहीं होने दिया, तो क्या उसके बारे में भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब कुछ बोलेंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मुझे इसका खेद है कि मैं उन संशोधनों के संदर्भ में अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता जो उपस्थित नहीं किए गए। तो श्यामानंदन जी कह रहे हैं, इसके लिए वो लोग तो दोषी नहीं है जिन्होंने पेश किए थे। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब आगे बोल रहे हैं, इस संदर्भ में मैं क्या कर सकता हूं? जन्म स्थान शब्द जोड़ने के संदर्भ में मिस्टर रऊफ का जो संशोधन है उसे मैंने स्वीकार कर लिया, बाकी वाले संशोधनों को मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहता, ऐसा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने अपने बात में कहा। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का यह वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा देखिएगा जो उन्होंने आज बोला। मुझे खेद है कि जितने संशोधन उपस्थित किए गए उन सबको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं समझता हूं कि उनमें से 2 के बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए। एक मिस्टर ताहिर का है जो कि संशोधन संख्या 315 है, जिसका उद्देश्य यह था कि अनुच्छेद 9 के प्रावधान का किसी भी प्रकार का उल्लंघन कानून के अंदर दंडनीय अपराध माना जाए। वो कह रहे हैं कि भाई सारे जो संशोधन रखे गए उन सब के बारे में मैं विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 संशोधन ऐसे हैं जिस पर मुझे विचार व्यक्त करने हैं। इनमें से एक संशोधन है मिस्टर ताहिर साहब का, जो कह रहे हैं कि अगर इस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो कानून बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं? इस संशोधन के प्रस्तावक मेरे मित्र मिस्टर ताहिर ने अछूतों की स्थिति की ओर विशेष रूप से संकेत किया और यह कहा कि इन कार्यों के संदर्भ में जो अछूतों के लिए जनसाधारण के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करने में बाधक है, हम उस समय तक अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते जब तक कि लोक समागम के स्थानों का उपयोग नहीं कर सकते, अपराध ना घोषित करें। जब तक हम इन चीजों को अपराध घोषित नहीं करेंगे तब तक लोग अपने इन सब अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विषय के संदर्भ में उनके और इस सभा के अन्य सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि हम सभी की ये इच्छा है कि इस अभागे वर्ग को अबाध रूप से वही अधिकार प्राप्त हो जो अन्य संप्रदाय के लोगों को प्राप्त हो। परंतु वे देखेंगे कि अनुच्छेद 11 के प्रावधानों में, देखिए डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि मिस्टर ताहिर साहब ने जो संशोधन रखा जिसके अंतर्गत वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका जाता है तो फिर इसे अपराध घोषित कर दिया जाए और उसके लिए संसद कानून बनाए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि इस विषय पर हम कानून बनाने का प्रावधान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाला अनुच्छेद अस्पृश्यता से संदर्भ में है और अस्पृश्यता को हम कानूनी रूप से अपराध घोषित करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि अस्पृश्यता कानून के अधीन दंडनीय होगा। यदि उनकी ये धारणा है कि संविधान में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें साधारणतया उन कार्यों का उल्लेख हो जिनसे अनुच्छेद 9 के प्रावधानों का खंडन होता है, तो मैं फिर वो आगे कह रहे हैं कि मैं किसी और अनुच्छेद की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आगे आने वाले समय में आप देखने वाले हैं। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल इस बात को खारिज कर देते हैं। फिर आता है कि अंत में मैं अपने मित्र नागपा की बात को उठाता हूं। उन्होंने मुझसे इस अनुच्छेद में आए हुए कुछ शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कहा। उनका पहला प्रश्न यह था कि दुकान में क्या आता है। दुकान शब्द में
नाई की दुकान, धोबी की दुकान आती है कि नहीं आती है? तो जहां तक मेरा संबंध है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी संदेह नहीं है कि दुकान शब्द में धोबी की दुकान और नाई की दुकान भी शामिल है। यदि दुकान शब्द की अधिक से अधिक सामान्य रूप से परिभाषा की जाए तो यही हो सकती है कि दुकान एक ऐसी जगह है जिसका स्वामी वहां आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार रहे, चाहे वो धोबी की दुकान हो, चाहे वो नाई की दुकान। दुकान मतलब दुकान, दुकान का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर एक स्वामी हो और उनके पास कुछ लोग आए और उनको वो सेवा उपलब्ध करवाता हो। सेवा चाहे वो श्रम के माध्यम से उपलब्ध करवाता हो, जैसे धोबी की दुकान पर या नाई की दुकान पर, या जैसे किराना की दुकान पर कोई चीज बेचकर वो उपलब्ध करवाता हो। दुकान का मतलब ये होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, इसे दुकान शब्द में सारी बातें आ जाती है। फिर बीजी खैर साहब पूछते हैं एक प्रश्न कि क्या दुकान शब्द में डॉक्टर और वकील का ऑफिस भी आता है? क्योंकि कई बार प्राइवेट डॉक्टर के घर पर हम जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्या वो भी दुकान शब्द आएगा? कई बार वकील साहब के पास हम जाते हैं उनके ऑफिस में उनसे सेवाएं लेने के लिए, क्या वो भी आएंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, इसमें प्रत्येक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सेवा करने के लिए तैयार है। मैं इस शब्द को उसके सामान्य अर्थ में प्रयोग में ला रहा हूं, ऐसा वो साफ साफ शब्दों में कह देते हैं। दुकान मतलब दुकान। अब एक जगह प्रॉब्लम और थी, पब्लिक प्लेस का क्या मतलब है? तो देखिए जरा, दूसरा प्रश्न जो मुझसे पूछा गया वह यह है कि क्या लोक समागम के स्थानों में कब्रिस्तान शामिल है? मेरा तो यह विचार था कि कब्रिस्तान के संदर्भ में बहुत कम लोगों की दिलचस्पी होगी। बड़े जबरदस्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बात कह रहे हैं, सुनना। दुकान में कब्रिस्तान शामिल है कि नहीं है? कब्रिस्तान और शमशान घाट वो जगह है जहां आदमी मरने के बाद में पहुंचता है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं, यूट्यूब वाला जरा सुनना, डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे तो लगा कि संविधान सभा के बहुत कम सदस्य होंगे जिनका कब्रिस्तान में इंटरेस्ट होगा। क्यों? देखिए जरा वो क्या कह रहे हैं, परंतु चूंकि मेरे मित्र श्री नागपा की इस विषय में दिलचस्पी है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि निसंदेह पब्लिक प्लेस शब्दों में कब्रिस्तान भी शामिल है, परंतु प्रतिबंध यह है कि उनका पूर्णतः अथवा अंशतः लोक संपत्ति से संधारण होता हो। जहां कोई ऐसे कब्रिस्तान नहीं है जिनका नगर समिति से अथवा स्थानीय बोर्ड से अथवा तालुक बोर्ड से अथवा प्रांतीय सरकार से अथवा ग्राम पंचायत से संधारण होता हो, तो निसंदेह उसके संदर्भ में किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि वह कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं है जिसके संदर्भ में कोई व्यक्ति प्रवेश के अधिकार का दावा कर सकता है। अरे गजब की बात कही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। उनका कब्रिस्तान और जो शमशान घाट है, वो कब्रिस्तान और शमशान घाट अगर सार्वजनिक संपत्ति से बने हैं, कब्रिस्तान और शमशान घाट यदि म्युनिसिपैलिटीज के हैं, यदि ग्राम पंचायत के हैं, तो वहां लोक स्थान शब्द की परिभाषा में आएगा और वहां पर सबको जाने का अधिकार है। लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति से नहीं बने, वहां यह बात लागू नहीं होती है। यह बात उन्होंने साफ साफ शब्दों में कही। किंतु यदि राज्य किसी कब्रिस्तान का संधारण करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्टतया यह अधिकार है कि वह अपने शरीर को वहां दफनाए या उसका दाह करवाए। वो कह रहे हैं कि ऐसा कब्रिस्तान जिसकी स्थापना राज्य की पूंजी से हो रखी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो मरने के बाद उसको वहां दफनाया जाए, ये उसका अधिकार है। मेरे मित्र ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या जलाशय में तालाब भी शामिल है? तो वे अवश्य ही शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर साहब इस प्रकार से प्रश्नों को क्लियर कर रहे हैं। क्या नदियां, झरने और नहरें भी आते हैं? डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जब अनुच्छेद 11 हम जोड़ रहे हैं जो कि छुआछूत से संदर्भ में, तो इसमें सारी बातें आ जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर साहब जवाब दे रहे हैं। फिर एस नागपा जी बीच में बोल रहे थे, क्या जल प्रवाह के सारे केंद्र शामिल है? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं इस अवसर पर मैं इस अनुच्छेद में अब कुछ और नहीं जोड़ना चाहता, जो जोड़ दिया वो काफी है। सब आते हैं मतलब सब आते हैं। तो आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं अब आपने अपना उद्बोधन अगर पूरा कर दिया है तो प्लीज मुझे बता दो कि पब्लिक शब्द का क्या मतलब है, इसकी भी व्याख्या कर दो। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि पब्लिक शब्द की व्याख्या जो आप कर रहे हो, जो आईपीसी में जो लिखी है, वो यहां पर लागू नहीं होती है। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपना जवाब देते हुए कहते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में जो संशोधन रखा गया उसके ऊपर लगातार वोटिंग करवाई जाती है। कुछ चीजें स्वीकार होती है, कुछ चीजें संविधान सभा के द्वारा अस्वीकार होती है। और इसके बाद में आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 पर अब चर्चा होगी। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं
क्या अब हम आगे का अनुच्छेद अर्थात नया अनुच्छेद 9A को उठाए? इस संदर्भ में जो संशोधन प्रस्तावित है वे निर्देशक सिद्धांतों के रूप में है, मैं उनको उपस्थित करने की यहाँ आज्ञा नहीं देता हूं। अब हम यहाँ पर अनुच्छेद 10 पर चर्चा करेंगे। इसी बीच टीटी कृष्णमाचारी जी बोलते हैं, मेरी समझ में इसे स्थगित किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मैं आपसे इस अनुच्छेद को स्थगित करने की प्रार्थना करता हूं। दो लोग कह देते हैं, पहले टीटी कृष्णमाचारी जी, फिर इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब। इसके बाद में उस पर चर्चा नहीं हुई और सीधा आया अनुच्छेद 11। ये जो अनुच्छेद 11 है वो ही आजकल अनुच्छेद 17 के रूप में जाना जाता है, छुआछूत के बारे में। जरा देखिए, अब हम अनुच्छेद 11 को उठाते हैं। सभा के सम्मुख ये प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 11 संविधान का अंग बना लिया जाए। अब हम संशोधनों को एक एक करके उठाएंगे। इस प्रकार से वो बात करते हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब 11 के स्थान पर नया अनुच्छेद रखने की बात करते हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने जो नया अनुच्छेद रखा उसकी भाषा क्या, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कोई व्यक्ति अपने धर्म अथवा अपनी जाति के आधार पर न अस्पृश्य समझा जाएगा और न उसके साथ अस्पृश्य के समान व्यवहार किया जाएगा, और अस्पृश्यता को किसी भी रूप में बरतना कानून के अधीन दंडनीय होगा, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कई संशोधनों को खारिज कर देते हैं क्योंकि शाब्दिक संशोधन है और शब्दों के आधार पर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के आधार पर संशोधनों को खारिज करने की पावर मिल जाती है। इसके बाद में नाम पुकारा जाता है श्री मुन्नीस्वामी पिल्ले। मुन्नीस्वामी पिल्ले वो मद्रास के हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, उनकी बात को सुनिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़े संतोष की बात है कि हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान को अधिस्थान दिया जा रहा है जिससे हमारा महान देश में अस्पृश्यता का अंत हो जाए। यानी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, छुआछूत के बारे में जो प्रश्न आपने रख ही दिया था, सबके सामने ओपन हो ही गया था, उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुन्नीस्वामी पिल्ले ही उसका आंसर है, ये भी बता देता हूं मैं। वैसे VI मुन्नीस्वामी पिल्ले, आप बहुत ध्यान से सुनिए यूट्यूब और जूम के मेरे साथी। 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा में भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो दिखाई दे रहा है आपको, वो अनुच्छेद 11 के रूप में अस्तित्व में आया था। वही अनुच्छेद 11 आज हमें अनुच्छेद 17 के रूप में दिखाई दे रहा है। छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किया जा रहा है। मुन्नीस्वामी पिल्ले उस पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं। क्या उद्बोधन दे रहे हैं देख लीजिएगा, कभी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। जरा देखिएगा। श्रीमान, यद्यपि अनुच्छेद 9 में कई ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है जो अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, किंतु अस्पृश्यता के संदर्भ में तथा उसे समाप्त करने के उद्देश्य से जो खंड है उससे संसार को अच्छी प्रकार से यह ज्ञात हो जाएगा कि इस अभागे संप्रदाय इस समय अछूते कहे जाते हैं, वे इस संविधान के प्रयोग में आने पर अपने बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रावधान से भारतीय राष्ट्र के एक विशेष वर्ग का ही हित ना होगा, किंतु भारत की जनसंख्या का छठा भाग इस धारा का स्वागत करेगा, जिससे कि इस देश में अस्पृश्यता का पूर्णतया समाप्ति हो जाएगी। श्रीमान, इस देश में जाति विभेद के कारण एक विशेष वर्ग अस्पृश्यता के बंधनों से जकड़ा रहा है और वे युगों से तथा कथित स्वर्ण हिंदुओं और ऐसे सभी लोगों के हाथों सताए जाते रहे जो अपने आप को ताल्लुकदार और जमींदार कहते आए हैं, ऐसा वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। और जो आज का प्रश्न है उसका आंसर मुन्नीस्वामी पिल्ले नहीं, उसका आंसर तो डॉक्टर मनमोहन दास है, जिन्होंने आज के दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की बात की। अभी देख लीजिएगा डॉक्टर मनमोहन दास जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो मुन्नीस्वामी पिल्ले ने आज के दिन को ऐतिहासिक कहा, लेकिन आज के दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की बात किसने कही, उसका आंसर अभी मिल जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, अस्पृश्यता संबंधी इस खंड में मूल अधिकार में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार सन्निहित है। इस खंड में किसी अल्पसंख्यक समुदाय को किसी प्रकार के विशेषाधिकार अथवा अभिरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है, किंतु इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्र के छठे भाग को चिरस्थायी दासत्व, नैराश्य, आत्मग्लानि और अपमान से मुक्त करना है। अस्पृश्यता की प्रथा से करोड़ों भारतीय अंधकार और निराशा में डूबे रहे और लज्जा और अपमान का अनुभव करते रहे, और यही नहीं, इसके कारण हमारे राष्ट्र की सजीवता नष्ट हो गई। श्रीमान, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह सभा इस खंड को एक मत से स्वीकार करेगी। इसके लिए भारतीय कांग्रेस तो वचनबद्ध है ही, परंतु साथ ही यदि हम इस देश के करोड़ों अछूतों के प्रति न्याय करना है तो हमें इसे पारित करना चाहिए। वो आगे कह रहे हैं,
श्रीमान मेरे विचार से, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो। श्रीमान मेरे विचार से आज 29 नवंबर सन 1948 का दिन हम अछूतों के लिए एक अस्मरणीय दिन है। यह दिवस इतिहास में मुक्ति दिवस के रूप में अथवा इस विशाल देश के 5 करोड़ भारतीयों के उत्थान के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसी बात कह रहे हैं मनमोहन दास, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं। क्या कहा? 29 नवंबर सन 1948 का दिन अछूतों के लिए स्मरणीय दिवस है। यह दिवस इतिहास में मुक्ति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। यह दिवस मुक्ति दिवस के साथ साथ इस विशाल देश के 5 करोड़ भारतीयों के उत्थान के दिवस के रूप में प्रख्यात होगा। ऐसी बात कह रहे हैं। इस नव युग के उषा काल में मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संतृप्त हृदय से निकले हुए किंतु प्रेम अथवा सहानुभूति से परिपूर्ण वे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं जो उन्होंने हम अछूतों और पद दलित लोगों के लिए कहे। इसके बाद में वो गांधी जी का स्टेटमेंट सुनाते। डॉक्टर मनमोहन दास पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य है। 29 नवंबर 1948 को जब भारत की संविधान सभा अछूतों के लिए अस्पृश्यता का निषेध करने वाला जब प्रावधान का जब चर्चा कर रही थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन दास ने 29 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद को संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने के कारण इस दिन को कहा कि ये मुक्ति दिवस है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि 5 करोड़ से अधिक अछूतों के लिए ये ऐतिहासिक दिन है, ऐसा डॉक्टर मनमोहन दास ने आज के दिन ही ये बात रखते हुए कही थी। फिर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या बोला वो भी जरा देख लीजिए। अंत में मैं अपने महान और प्रतिष्ठित कानून मंत्री और मसौदा समिति के सभापति के संदर्भ में 2-4 शब्द कहे बिना नहीं रह सकता। यह विधि की विडंबना है कि उस व्यक्ति को जिसे एक स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में भेजा गया था और जिसे कक्षा के बाहर सबक सीखने के लिए बाध्य किया गया था, आज स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का महान कार्य उसे सौंपा गया। जिस अस्पृश्यता की प्रथा से वे अपने बाल्यकाल में पीड़ित रहे, उस पर उन्होंने आज ऐसा प्रहार किया कि उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को इस बात का क्रेडिट वो दे रहे हैं कि उन्होंने अस्पृश्यता को सहन किया था और आज उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि जिसकी वजह से अस्पृश्यता जैसी बीमारी की क्या हो गई, मौत हो गई, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद संविधान सभा के कुछ और सदस्य जो है बात रख रहे हैं। इसी बीच में श्रीमती दक्षायणी वेलायुधन, जो कि मद्रास से संविधान सभा के सदस्य है, वो अपनी बात को कह रही है। दक्षायणी वेलायुधन क्या कह रही है जरा सुनिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमें ऐसे संविधान की आशा नहीं थी जिसमें अस्पृश्यता संबंधी कोई खंड नहीं हो, क्योंकि मसौदा समिति के सभापति स्वयं अछूत जाति के हैं। मैं इसका ब्यौरा नहीं देने जा रही हूं कि इतिहास में किन किन बातों का उल्लेख है और अतीत काल में धार्मिक अध्यक्षों ने कौन कौन सा कार्य किया। आपको यह विदित है कि सभी धार्मिक उपदेशक अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध करते हैं। वो भी इस बात के लिए खुशी व्यक्त कर रही है कि आज हमने इस प्रकार का एक अनुच्छेद पारित कर दिया जिससे कि अछूत या जो अस्पृश्य जैसे लोग जो थे उनको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रोफेसर केटी साहब बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, संभव है कि आगे चलकर मैं जो बातें कहूं उनसे किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैं आरंभ में ही यह कह देना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद की भावना से अथवा इसकी शब्दावली से मुझे कोई विरोध नहीं है, किंतु मेरी यह धारणा है कि इस शब्दावली में कुछ त्रुटियां दूर की जा सकती है। यदि मैं इस सभा के सम्मुख अथवा मसौदा समिति के सभापति के सम्मुख जो कुछ रखूं उस पर वे विचार करें तो मेरा विश्वास है कि वे स्वयं इस अनुच्छेद में कुछ संशोधन कर सकेंगे। पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि अस्पृश्यता की कई परिभाषा इसमें नहीं दी गई है। वाह, प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं कि अस्पृश्यता होती क्या है, इसकी परिभाषा तो आपने दी नहीं है, इसलिए यह अनुच्छेद जो है थोड़ा सा अधूरा नजर आता है, ऐसा केटी साहब के जो भाव है उससे स्पष्ट हो जाता है। संविधान में एक पारिभाषिक खंड का अभाव है, इसलिए हमें यह समझने में बहुत कठिनाई होती है कि किसी खंड विशेष का क्या अर्थ है और यह किस प्रकार प्रभाव में लाया जाएगा। यह कहकर कि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण अपराध समझा जाएगा और कानून के अधीन दंडनीय होगा, आप केवल अस्पृश्यता को समाप्त करने का सामान्य सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं। आप जब तक अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं करेंगे, जिस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप कह रहे हैं अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा, ये तो एक सामान्य सिद्धांत है, आप बताइए ना अस्पृश्यता होती क्या है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर केटी साहब। फिर वो एक उदाहरण भी दे रहे हैं। श्रीमान,
मैं और उदाहरण दूंगा जो शुद्धता अथवा सफाई के संदर्भ में है और जिसकी मसौदा बनाने वालों ने नितांत उपेक्षा की है। संक्रामक रोग और उनमें पीड़ित रोगियों का क्या होगा, क्योंकि जब तक वे इन रोगों से ग्रसित रहे उन्हें अलग रखना और अस्पृश्य बनाना आवश्यक है। क्या गजब की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रामक बीमारियां हैं, अगर हम उनको दूर रखेंगे तो फिर क्या वो अस्पृश्यता नहीं होगी क्या? तो फिर कैसे करोगे आप उनको? क्या उनके साथ छुआछूत कर रहे हैं हम लोग? उसको परिभाषित करना बहुत जरूरी है, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान, मुझे एक ऐसी घटना का स्मरण है जो एक ख्याति नाम व्यक्ति पर बीती, क्योंकि वे कोढ़ से पीड़ित थे। उन्हें एक सार्वजनिक यान प्रमंडल ने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है लेकिन उनको कोढ़ की बीमारी थी और एक गाड़ी वाले ने उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने से मना कर दिया। तो क्या ये छुआछूत है? ये छुआछूत है या नहीं है, ये सब स्पष्ट कीजिए। जब तक आप छुआछूत और अस्पृश्यता शब्द को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक इस अनुच्छेद को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। इसके बाद वो अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अंबेडकर से कहते हैं कि क्या आप श्री शाह के सुझाव पर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहता जी, नहीं। इसके बाद में जो संशोधन रखा गया उसके ऊपर वोटिंग हुई और वो संशोधन गिर गया। इसके बाद में 11 क और 11 ख नाम के दो नए अनुच्छेद रखने पर चर्चा चल रही है। जेड एच लारी जी एक प्रस्ताव रख रहा है कि मृत्यु दंड जो है वो समाप्त कर दिया जाए। राजद्रोह, सेडिशन, राजद्रोह के अलावा किसी और मामले में मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का संशोधन लेके आए थे जेड एच लारी जी 29 नवंबर 1948 को, और उन्होंने कहा एक नया अनुच्छेद जोड़िए 11 के बाद में, 11A और 11B के रूप में नया अनुच्छेद जोड़िए जिसमें यह प्रावधान कीजिए कि राजद्रोह के अलावा किसी अन्य मामले में मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। नाम है जेड एच लारी। साफ शब्दों में कह रहे, क्या कह रहे? हिंसात्मक राजद्रोह के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए मृत्यु दंड का अंत किया जाता है, इस प्रकार की बात जोड़ दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं जेड एच लारी जी। और फिर तर्क दे रहे हैं कि दुनिया के किन किन देशों में इस प्रकार का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, जिसे हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो देख लीजिए, कैपिटल पनिशमेंट शब्द ही है। उन्होंने कहा कैपिटल पनिशमेंट जो है, मृत्यु दंड जो है वो समाप्त कर दिया जाए, केवल हिंसात्मक राजद्रोह हो तब ही यह प्रावधान रखा जाए, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे वो कहानी बताते हैं कि कई बार गलती से भी किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है और ऐसी स्थिति में अगर उसको मृत्यु दंड दे दिया गया और बाद में मालूम पड़ा कि वो दोषी नहीं है तो फिर हमारे पास बचाव का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। लारी साहब ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मृत्युदंड इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दंड वास्तव में हृदय विदारक और पाश्विक है और वर्तमान युग की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार की बात भी लारी साहब कह रहे हैं और इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मृत्युदंड को क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। फिर वो कह रहे हैं मैंने एक अपवाद रखा है कि भाई हिंसात्मक राजद्रोह हो जाए, सेडिशन जब हो जाए तब तो आप भले ही मृत्युदंड दे सकते हो, बाकी किसी मामले में नहीं देना चाहिए। ऐसी बात भी वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं श्रीमान मैंने एक अपवाद रखा है जो इस स्थिति से संबंध रखता है जिससे राज्य संकट में पड़ जाए, हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो जाए। स्वभावतः जब राज्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए और अन्य लोगों के प्राणाघात की आशंका हो तो यह कहा जा सकता है कि हमें कोई बात उठा ना रखनी चाहिए और लोगों को संकट में नहीं डालनी चाहिए। वहां तो आप चाहें तो मृत्युदंड दे सकते हैं, बाकी किसी मामले में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि 11A जो है उस पर हम चर्चा कल करेंगे। 11B पर पहले चर्चा हो गई जो राजद्रोह, हिंसात्मक राजद्रोह के अलावा मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट पर रोक लगाने की बात कर रहा था। जेड एच लारी साहब जो संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा और उसके पीछे तर्क दिए। फिर जेड एच लारी साहब कह रहे हैं कि मैं 11 का अभी उपस्थित नहीं करूंगा। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं सभा कल प्रातः 9:30 बजे तक के लिए स्थगित होती है। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे 9:30 बजे क्यों, रोजाना तो 10 बजे होती है। तो आपको याद होगा जी दुर्गाबाई ने इस संदर्भ में कुछ बातें रखी थी। संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हमको शाम को भी चर्चा करनी चाहिए, तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा नहीं सुबह ही चर्चा ठीक है, शाम को चर्चा संभव नहीं है, सुबह की चर्चा के घंटे बढ़ा दीजिए। तो कल से चर्चा 9:30 से 1:30 बजे तक होने लग जाएगी संविधान सभा में, लेकिन हमारी चर्चा 7:30 बजे ही शुरू होगी। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मुझे भी कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि हमारी
इस संविधान सभा की चर्चा की खूबसूरती यही है, ये चर्चा उन्हीं दिनों को करनी है और फिर मुझे विश्वविद्यालय में भी जाना पड़ता है, वहां पर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि 7:30 बजते ही शुरू करें और 9 बजे तक उसको वाइंड अप कर ले। आगे आने वाले दिनों में जब शाम को चर्चा होगी तो शायद चर्चा हमारी 9:30 पौने 10 तक भी बढ़ सकती है। आगे आने वाले समय में संविधान सभा में क्या होगा उन विषय पर हम चर्चा करेंगे। कल हम मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। मेरा निवेदन इतना ही है कि फीडबैक का जो लिंक आपको भेजा जाता है, आप लिंक पर ही उसका जवाब दीजिएगा, नाम सही ढंग से लिखिएगा, क्योंकि आपका जो नाम लिखा जाएगा, आपके संस्थान का जो नाम आपके द्वारा लिखा जाएगा, वही आपके सर्टिफिकेट में आएगा। मैंने पहले दिन से कह रखा है 36 बैठकें होनी है, 36 बैठकें 4 नवंबर 1948 से लगाकर 8 जनवरी 1949 तक 2 महीने से ज्यादा बैठकें हुई, बीच में कहीं अवकाश आ गए। 36 बैठकें होगी और जो 24 बैठकों में उपस्थित रहेगा उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले से कह ली। आप कोऑपरेट कीजिए, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा एक नवाचार है, हमारे विश्वविद्यालय का एक नवाचार है। हम चाहते हैं कि संविधान की खुशबू अधिकांश लोगों तक पहुंचे, सारे लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार के एलिट डॉक्यूमेंट है, हजारों पेजेस में है, 8 बुकलेट है ऐसी, ये 8 बुकलेट हजारों पेजेस में है। इसी के देखिए ना आप पेज, इसका लास्ट पेज 1082 है। कल जब 30 नवंबर को चर्चा करेंगे तो 1082 कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे कितने सारी किताबें हैं, हजारों पेजेस पे चर्चा करनी है हमको। इन हजारों पेजेस की चर्चा में आप लोगों की सहायता की सख्त जरूरत रहेगी। यूट्यूब के साथी बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं, जूम के साथी भी अच्छे प्रश्न पूछते हैं, अच्छे प्रश्नों का स्वागत है, लेकिन जूम का लिंक यहाँ शेयर नहीं करना है, जूम का प्रश्न यहाँ शेयर नहीं करना है और ना उसका आंसर यहाँ शेयर करना है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह वापस मिलते हैं 7:30 बजे। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।